हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स, जिसके हमने 2-3 लेक्चर्स कर लिए हैं और आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ थायोईथर। थायोईथर की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है, जैसे हम फिज़िकल स्टेट डिस्कस करते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोल्युबिलिटी वगैरह ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो फिज़िकल स्टेट में थायोईथर की फ़िज़िकल स्टेट क्या होगी, मतलब ये गैस इस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड है या फिर सॉलिड है। तो थायोईथर एग्जिस्ट करती है लिक्विड स्टेट में, ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था थायोल की प्रॉपर्टीज़, और थायोल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने किया था कि थायोल्स भी वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट मेंबर होता है थायोल में, मीथेन थायोल, वो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन थायोईथर क्या है, सभी लिक्विड में ही होते हैं, इसमें गैसीय स्टेट या सॉलिड स्टेट में कोई भी थायोईथर नहीं होता। सेकेंड, हम डिफरेंस जो कंपैरिजन करते हैं थायोल और थायोईथर का, तो थायोल में हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है इसके अंदर, मतलब अनप्लीजेंट होती है, जिसे हम पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। थायोईथर में भी क्या होता है कि स्मेल इसमें अनप्लीजेंट ही होती है, लेकिन थायोल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। थायोल जितनी हाईली ऑफेंसिव स्मेल नहीं होती है इनके अंदर। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मेनली जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं तो इनका कंपैरिजन ही करते हैं, जो भी इनके एनालोगस या सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ हम कंपैरिजन करके डिस्कस करते हैं कि थायोईथर और ईथर दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम है लगभग इनका, थायोईथर और ईथर, लेकिन इसमें क्या है, थायोईथर में सल्फर होता है और ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन में कंपैरिजन करें तो सल्फर की साइज़ बड़ी है और इसी वजह से थायोईथर में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो थायोईथर में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करें तो थायोईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है और इसी वजह से ये वाटर में इनसोल्यूबल होती है। वाटर इनसोल्यूबल बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। जितने भी ऑर्गेनिक सोलवेंट हैं जैसे अल्कोहल है, ईथर है, इन सब में ये सोल्यूबल है। तो ये थी सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करते हैं इसके रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोईथर। रिएक्शंस में भी हम इन कंपाउंड्स में क्या कर रहे हैं, हर बार जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, सभी प्रॉपर्टीज, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज, हम उनके साथ कंपेयर करते हैं। तो थायोईथर ईथर के एनालोगस हैं, तो रिएक्शंस में भी हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे विद ईथर। तो थायोईथर और ईथर में डिफरेंस है सिर्फ सल्फर और ऑक्सीजन का। तो इनकी प्रॉपर्टीज में या मतलब जो भी डिफरेंसेज आएंगे वो इन दोनों की वजह से ही आएंगे। और इनमें क्या क्या डिफरेंसेज है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है कि ऑक्सीजन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सल्फर। सेकेंड, अगर साइज की बात करें तो सल्फर का साइज क्या है, इसका साइज बड़ा होता है ऑक्सीजन से, साइज सल्फर का ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। एक और पॉइंट है कि सल्फर इजीली ऑक्सीडाइजेबल है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट को भी अचीव कर लेता है, लेकिन ऑक्सीजन इजीली ऑक्सीडाइजेबल नहीं है। तो इन्हीं वजह से जो भी डिफरेंस होंगे इनकी रिएक्शंस में, वो इन्हीं 3 रीजन्स की वजह से होंगे। तो सबसे मेन जो डिफरेंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्या है कि सल्फर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स होते हैं। बाकी की 2 वैलेंसी ये कार्बन के साथ या हाइड्रोजन वगैरह, मतलब जिसके साथ भी हो वो हो, सिंगल बॉन्ड बना के या डबल बॉन्ड बना के कंप्लीट कर लेते हैं। जब ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद भी 2 लोन पेयर्स होते हैं। अब सल्फर क्या है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, तो ये अपना लोन पेयर किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को इजीली दे सकता है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इस लोन पेयर को इजीली रिलीज नहीं करता। इसी वजह से थायोईथर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं एज कम्पेयर टू ईथर, और इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है। ये एक्ट करते हैं लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, और इसी वजह से मतलब न्यूक्लियोफाइल है तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी, उसके साथ इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ईथर। तो इसी में हम पहले रिएक्शन डिस्कस करते हैं, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन ऑफ थायोईथर विद अल्काइल हैलाइड। डायरेक्ट हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं,
जनरल रिएक्शन ना करके। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अगर हम कॉमन नेम देखें तो डाई इथाइल सल्फाइड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इथाइल थायोइथेन। तो दोनों में से जो मर्जी वो नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पे, डाई इथाइल सल्फाइड। और IUPAC के अकॉर्डिंग इथाइल थायोइथेन। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। कोई भी आप अल्काइल हैलाइड ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ले लिया है यहाँ पर इथाइल आयोडाइड। तो यहाँ क्या होगा, देखो सल्फर के पास है लोन पेयर, और यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच क्या है, आयोडीन, एक हेलोजन अटैच है। और हेलोजन को नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसको हम ओपन करके लिखते हैं एक बार, CH3CH2I, ऐसा करने से आपको अच्छे से समझ आएगा। ये दोनों एक ही कंपाउंड है, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी एक हम यहाँ पे लेके चलेंगे। सिर्फ ये यहाँ पे मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। तो सल्फर के पास लोन पेयर है और इस कार्बन के पास जो हेलोजन से डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन, इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हेलोजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो ये जो लोन पेयर है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। यहाँ सल्फर और इस कार्बन का इधर से बॉन्ड बन गया, और जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड था ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद देखो क्या कंपाउंड बना है। पहले तो ये हमारी थायोईथर है, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया है, हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। सल्फर के साथ दोनों तरफ दो इथाइल ग्रुप अटैच हैं, हमने ये एज इट इज लिख दिया। अब देखो सल्फर ने बॉन्ड बनाया है CH2 के साथ, इसके साथ में क्या है CH3। एक तरह से सल्फर के साथ क्या अटैच हो गया, एक और इथाइल ग्रुप। सल्फर ने अपना लोन पेयर इस कार्बन को दिया है, तो सल्फर के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्या है आयोडाइड आयन। ये कंपाउंड बन गया। तो जब भी थायोईथर की अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है तो ये सोल्ट बनता है, और इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर 3 इथाइल ग्रुप हैं, तो हम इसे बोलेंगे ट्राई इथाइल सल्फोनियम। जब भी सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसे सल्फोनियम आयन बोलते हैं। तो ये सल्फोनियम हो गया, उसके बाद हम एनायन लिखते हैं, एनायन है यहाँ पे आयोडाइड। यहाँ तो देखो तीनों इथाइल ग्रुप या जो भी अल्काइल ग्रुप है वो तीनों सेम थे, हमने ट्राई इथाइल लिख दिया। अगर ये अल्काइल ग्रुप सेम नहीं होते तो हम अल्फ़ाबेटिकली इनका नाम लेके चलते। मान लो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है तो हम डाई इथाइल मिथाइल सल्फोनियम आयोडाइड, ऐसे इसकी नेमिंग करते। अब ये जो साल्ट बना है ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। अगर हम इसको हीट ना करें, रूम टेम्परेचर पर ही रखें, तो ये इसी सॉल्ट की फॉर्म में ही रहेगा, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, स्टेबल कंपाउंड है। लेकिन अगर हम इसको हीट कर देते हैं, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर लेके जाते हैं, तो ये वापस से इन कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा। क्या बन जाएगा इससे, फिर से डाई इथाइल सल्फाइड और इथाइल हैलाइड। जब हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं, रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है, कोई चेंज नहीं आएगा इस कंपाउंड में, लेकिन जैसे ही हीट करते हैं तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है। अब हम इसी कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, जो सोल्ट हमने बनाया है अभी। सल्फर के साथ 3 इथाइल ग्रुप थे और साथ में है आयोडाइड आयन, ट्राई इथाइल सल्फोनियम आयन। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। सिर्फ इसी केस में नहीं, अगर हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें एक रिएक्टेंट में हमारे पास कोई भी हैलाइड आयन है, आयोडीन, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, जो भी हो जिसका भी आयन है, और दूसरे कंपाउंड में हमारे पास सिल्वर है, तो वहाँ से सिल्वर हैलाइड इमीडिएटली प्रेसिपिटेट बना देते हैं, और बाकी जो भी मतलब आयन और कैटायन बनेंगे बच रहे हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर भी देखो हमारे पास हैलाइड है आयोडीन, और यहाँ पर सिल्वर भी है, तो ये सिल्वर हैलाइड प्रेसिपिटेट बन जाएंगे यहाँ पर सिल्वर हैलाइड के। और यहाँ पर क्या होगा, जो ये आयोडीन था इसकी जगह हाइड्रोक्साइड ग्रुप आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। तो हम इसे लिख देते हैं, सल्फर के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज,
और साथ में है हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखो इसकी नेमिंग क्या होगी, सिर्फ आयोडाइड की जगह हाइड्रोक्साइड आया है तो यहीं पर चेंज होगा और कहीं कोई चेंज नहीं होगा, ट्राई इथाइल सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड। ट्राई इथाइल सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये जो कंपाउंड है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और जितनी भी बेस की रिएक्शंस होती हैं वो सारी रिएक्शंस इसके अंदर भी होती हैं। तो चलो अब हम थोड़ी सी इसके बारे में स्टडी करते हैं। ट्राई इथाइल सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होता है और जब हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं तो हीट करने से ये भी डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होके ये क्या बनाएगा, एक तो थायोईथर जो हम लेके चले थे स्टार्टिंग में, इसमें भी वही बन गया, लेकिन यहाँ पर अल्काइल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, मतलब सॉरी अल्काइल हाइड्रोक्साइड नहीं, यहाँ पर अल्कोहल नहीं बनेगा। जब यहाँ पर ये सल्फोनियम हैलाइड था तो क्या बन गया था, साथ में जो भी अल्काइल हैलाइड हमने लिया था वही बन गया था, लेकिन जब भी हमने इसको हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और साथ में एक अल्केन बनेगी। ये बनेगा। अब ये सब आया कैसे, मतलब ऐसी क्या रिएक्शन हुई वो देखते हैं हम। तो इसमें क्या हुआ, जो दो अल्काइल ग्रुप थे वो तो एज इट इज यहाँ पर आ गए और जो ये थर्ड अल्काइल ग्रुप है यहाँ से एक बॉन्ड तो ये वाला ब्रेक हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गई और ये बन गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। या तो इथाइल ग्रुप था तो ये वाली अल्कीन बन गई है, अगर कोई और अल्काइल ग्रुप होता तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अल्कीन रिलीज होती। तो मेनली जब हम ट्राई अल्काइल सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल थायोईथर बनता है, एक मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज होता है और एक अल्कीन रिलीज होता है। तो ये थी इसकी फर्स्ट रिएक्शन, थोड़ी सी लेंथी रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन में काफ़ी सारे स्टेप्स आ रहे हैं, ध्यान से कर लेना इसे। नेक्स्ट हम रिएक्शन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सल्फर येलाइड। ये एक नया नाम आया है यहाँ पर, सल्फर येलाइड। सल्फर तो सुना हुआ है लेकिन सल्फर येलाइड, ये येलाइड क्या है ये देखते हैं हम सबसे पहले कि येलाइड क्या होते हैं। येलाइड्स आर दोज कंपाउंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम येलाइड कर रहे हैं, येलाइड देखते हैं क्या होता है। येलाइड क्या होते हैं, एक न्यूट्रल डाईपोलर कंपाउंड होते हैं। चलो डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। अगर नॉर्मल येलाइड की बात करें, इट इज ए न्यूट्रल डाईपोलर कंपाउंड या मोलिक्यूल। अब देखो न्यूट्रल डाईपोलर आया मतलब न्यूट्रल तो होते हैं, कोई भी एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इसके मतलब से तो हमें इस वर्ड से ये समझ में आया है। डाईपोलर मॉलिक्यूल मतलब उसके अंदर ही डाईपोल्स भी बने हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी है। ओवरऑल तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर ही आयंस भी प्रेजेंट हैं। तो इट इज ए न्यूट्रल डाईपोलर मॉलिक्यूल कंटेन नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम। जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम होगा और वो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होगा, डायरेक्टली अटैच्ड विद पॉजिटिवली चार्ज्ड हेटेरो एटम। हेटेरो एटम देखो डाईपोलर मॉलिक्यूल होगा जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन डायरेक्ट जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली अटैच है एक हेटेरो एटम से। हेटेरो एटम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जिसमें एडजेसेंट एटम्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। और इसमें क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन होता है या नेगेटिव जो सेंटर होता है, नेगेटिव सेंटर एक न्यूक्लियोफाइल होगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल।
अब नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोफाइल ही बोलते हैं। तो ये भी क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट को हम ओमियम ग्रुप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ओनियम ग्रुप। ओनियम ग्रुप क्या होगा, दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। अब देखो इसकी डेफिनेशन से मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि एक ऐसा कंपाउंड मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसके अंदर एक कार्बन एटम है और एक हेटेरो एटम है, अदर देन कार्बन कोई भी एटम है, इनकी वैलेंसी हम कंप्लीट कर लेंगे। कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और वो डायरेक्टली अटैच है एक हेटेरो एटम से जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये एक्ट करता है लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। और जो ये हैलोजन नहीं, मतलब जो भी यहाँ पर हेटेरो एटम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओनियम ग्रुप इसे हम बोल सकते हैं। जैसे सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था तो हमने इसे सल्फोनियम आयन बोला था। तो सेम इसी ये जो ओनियम ग्रुप है इसका मतलब है कि कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, या जो कैटायन पार्ट है मॉलिक्यूल का, ये क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप, मतलब मॉलिक्यूल से जल्दी बाहर निकल जाता है, ये इजीली रिप्लेस हो जाता है, तो गुड लिविंग ग्रुप होता है। इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं येलाइड। अब सल्फर येलाइड की बात कर रहे हैं तो सल्फर येलाइड में क्या होगा, जो हेटेरो एटम है वो सल्फर होगा, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन डायरेक्टली अटैच है सल्फर से, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हमें ऐसा कंपाउंड बनाना है बाय यूजिंग थायोईथर। तो चलो अब इसकी रिएक्शन देखते हैं हम। जो फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल सेम होगा जो हमने पहले वाली रिएक्शन की थी, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। कोई भी एक थायोईथर लेंगे, उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड ले लेते हैं। तो ये रिएक्शन तो बिल्कुल सेम होगी। सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है विद हैलोजन। तो फिर से वही ट्राई अल्काइल सल्फोनियम आयोडाइड बनेगा। सल्फर के साथ 2 इथाइल ग्रुप अटैच हैं, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा CH3। सल्फर के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और साथ में आयोडाइड आयन, डाई इथाइल मिथाइल सल्फोनियम। अल्फ़ाबेटिकली हम इन ग्रुप्स का नाम लेते हैं। इथाइल और मिथाइल ई और एम में ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो हमने डाई इथाइल वर्ड यूज़ किया यहाँ पे। सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ हम लिखेंगे इसी वजह से सल्फोनियम आयोडाइड। पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम है जो रिएक्शन हमने अभी की थी, बिल्कुल वैसे ही। अब हम करेंगे ये जो सल्फोनियम आयोडाइड आयन सोल्ट बना है इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम अल्काइल लिथियम के साथ। अल्काइल लिथियम क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो हम इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाते हैं। तो सेकंड स्टेप देखते हैं इसका। पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने एज इट इज सिर्फ ये वाला कंपाउंड ही लिखा है और इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ, जिसको हम कंसिडर करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, एक अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव स्पीड स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो कार्बन है डायरेक्टली जो मेटल के साथ अटैच है इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ देखो सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये कि एक बेस है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और बेस का काम क्या होता है कि उसको जहाँ भी प्रोटॉन मिलते हैं वो उन प्रोटॉन्स को ले लेता है। तो यहाँ से हम बात करें तो सल्फर के साथ जो भी ये 3 अल्काइल ग्रुप हैं ये इनमें से एक प्रोटॉन को अपने साथ ले लेगा। और कौन से प्रोटॉन को लेगा हमें ये देखना है। जो जितने भी अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, यहाँ पे 3 हैं, तीनों में से जो भी सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा वहीं से ये एक प्रोटॉन को अपने पास ले लेता है। तो एक बार मैं इन तीनों हाइड्रोजन्स को अलग अलग करके लिख देती हूँ ताकि हमें रिएक्शन अच्छे से समझ आ जाए। ये CH3 ग्रुप है, तो ये जो बेस है ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को अपने पास ले लेगा। ये ध्यान रखना है कि जो भी स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप होगा उसी से हाइड्रोजन निकलेगा और जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा सल्फर से वहीं से निकलेगा। मान लो अगर ये भी इथाइल ग्रुप ही होता तो CH3 CH2 ये इस तरह से होता, तो CH2 ग्रुप जो सल्फर के साथ अटैच होगा उस कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा।
तो H पॉजिटिव आयन इधर गया और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या क्या बाहर निकला। एक तो ये वाला जो पार्ट था इसके साथ ये हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया C4H10 ब्यूटेन बाहर निकल गया। सेकेंड मॉलिक्यूल क्या बाहर निकला है, यहाँ पर लिथियम पॉजिटिव आयन है और यहाँ पर आयोडाइड आयन है, तो ये बन गया लिथियम आयोडाइड। ये दो मॉलिक्यूल बाहर निकल गए हैं एज ए साइड प्रोडक्ट। अब हमारा जो मेन कंपाउंड है हम वो देखते हैं। सबसे पहले सल्फर, सल्फर के साथ दो इथाइल ग्रुप हैं, ये हमने एज इट इज रखे। चेंज कहाँ आया, देखो एक इधर अटैच है इसके साथ कार्बन, कार्बन के साथ जो ये वाला हाइड्रोजन था ये तो इधर आ गया। अब जो दो हाइड्रोजन्स रह गए हैं उनको हम लिख देते हैं एज इट इज CH2। जो ये बॉन्ड था इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर शिफ्ट हो गए हैं और कार्बन और सल्फर के बीच में क्या बन गया है, डबल बॉन्ड। अब कार्बन का जो बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ ब्रेक हुआ था वो तो सल्फर के साथ बन गया, कोई चेंज नहीं आया कार्बन की वैलेंसी में, लेकिन सल्फर के पास जो पॉजिटिव चार्ज था अब वो न्यूट्रल हो गया है और हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। अब ये जो कंपाउंड बना है ये एग्जिस्ट करता है एक दूसरे फॉर्म में भी, इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, हम वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। उसमें क्या होगा, जो ये कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड बना है ये ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन के पास ले जाएंगे। तो ये क्या बन गया C2H5S C2H5, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। ये CH2 ग्रुप है। जो ये वाला बॉन्ड था एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आए हैं, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जो हमारी कंडीशन थी येलाइड क्या होते हैं, वो येलाइड हमने बताया था कि जो एडजेसेंट एटम होंगे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच हेटेरो एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है, इसको हम बोलते हैं येलाइड। यहाँ पर सल्फर यूज हुआ है तो ये बन गया सल्फर येलाइड। तो ये रिएक्शन है, नाम अलग सा है लेकिन रिएक्शन ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से हो जाती है। पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम है कि हमने इसकी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई है और सल्फोनियम आयोडाइड बना दिया। फिर उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जो बेस एक अल्काइल ग्रुप से हाइड्रोजन को ले लेगा, एक प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा। जैसे ही प्रोटॉन बाहर निकला है कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, सल्फर की जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया है। और सेकंड स्टेप में जो ये अल्किन नहीं है, जैसा कंपाउंड बना है जिसमें कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड है। अब हमें पता है कि सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ज़्यादा स्टेबल होते नहीं हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जो डबल बॉन्ड है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये थी दो मेन रिएक्शन थायोईथर की, एक हमने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई और एक में हमने सल्फर येलाइड बनाया। अब 3-4 छोटी छोटी सी रिएक्शंस और रहती हैं वो और देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, कि थायोईथर का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा। इसमें भी जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं तो कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा और अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों ही केसेस में देख लेते हैं। से हमने ये वाला ही कंपाउंड ले लिया है, इसको हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेते हैं H2O2। जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो सल्फर के पास एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और ये सल्फोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्रुप तो एज इट इज रह गई, सिर्फ चेंज क्या हो गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड हो गया और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, डाई इथाइल सल्फोक्साइड। अगर अलग अलग ग्रुप होते तो फिर हम उनकी नेमिंग करते अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे यहाँ पर मान लो मिथाइल ग्रुप है तो हम इसको इथाइल मिथाइल बोल लेंगे, अगर यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इथाइल फिनाइल सल्फोक्साइड। तो जब हम इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो सल्फोक्साइड बनता है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, कोई भी आप रिएजेंट ले सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में, जैसे हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया, यहाँ पर आयोडिक एसिड ले सकते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन लग जाएगा सल्फर के पास। ये तो बन गया सल्फोक्साइड, जो माइल्ड की प्रेजेंस में भी बन गया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग में एक और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और इसका नाम होता है सल्फोन।
यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप हैं, सेम वैसे ही नेमिंग होगी डाई इथाइल सल्फोन। अगर डिफरेंट ग्रुप होते, मिथाइल होता तो इथाइल मिथाइल सल्फोन, या फिर प्रोपाइल होता तो इथाइल प्रोपाइल सल्फोन, मतलब जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो जब एक ऑक्सीजन होती है उसे सल्फोक्साइड बोलते हैं, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं तो सल्फोन बनता है, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। मान लो कि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 में इंक्रीज हो जाती है, जितनी पहले थी उसके मतलब +4 और ऐड हो जाती है उसके अंदर। तो ये था ऑक्सीडेशन। अब हम करते हैं इसका रिडक्शन। रिडक्शन या फिर इसे हम बोल सकते हैं डीसल्फ्यूराइजेशन, जो हमने थायोल के केस में भी की थी। सेम वैसे ही रेनी निकल की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करेंगे। ये हमने थायो ईथर ली है, इसकी हम रेनी निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं और साथ में हाइड्रोजन भी लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जो सल्फर के साथ बॉन्ड है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, ये दोनों ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा ये RH। अगर सेम R ग्रुप है तो 2RH हो जाएगा, अगर R ग्रुप डिफरेंट है तो अलग से एक हाइड्रोकार्बन बनेगा और साथ में निकल सल्फाइड ये कंपाउंड। तो थायोल से थोड़ी सी अलग है ये। थायोल में सिंपली सल्फर को बाहर निकाल के RH में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पर 2 R ग्रुप हैं तो उसी के अकॉर्डिंग 2 अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम करवाते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन है शायद रिएक्शन नंबर 5 4th। जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं मतलब इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी दोनों ही बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएंगे और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बनेंगे और साथ में बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब थायो ईथर की हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बनते हैं। इसकी रिवर्स भी आ सकती है कि हम थायो ईथर से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, या कोई भी रिएक्शन दे देंगे कि ये वाले थायो ईथर है इसे ये वाला अल्कोहल बना के दिखाओ, तो इसके अकॉर्डिंग हम R ग्रुप को चूज कर सकते हैं। एक और रिएक्शन है इसकी विद हेलोजन, कि हम थायो ईथर की रिएक्शन करवाते हैं विद हेलोजन। रिएक्शन ऑफ थायो ईथर विद हेलोजन। तो हेलोजन डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं थायो ईथर में जो सल्फर होता है इसके साथ। ये हमने सल्फर लिया, अगर मान लो हम ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, दोनों ही ब्रोमीन एटम इस सल्फर के साथ अटैच हो जाएंगे। ब्रोमीन ब्रोमीन ये वाला कंपाउंड बनेगा, इसका नाम क्या होगा, डाई अल्काइल सल्फाइड और इसके बाद लिखेंगे डाई ब्रोमाइड। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है कि इसमें मतलब ऐड हो जाते हैं, सल्फर के पास 2 लोन पेयर हैं वो दोनों ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये थी रिएक्शन थायो ईथर की। बाकी तो जो मेन रिएक्शन थी वो 2 ही रिएक्शन थी, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड और फॉर्मेशन ऑफ सल्फर येलाइड। बाकी बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है कि ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होगा, रिडक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस और रिएक्शन विद हेलोजन। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।